दोस्तों, जिस्म फरोशी के धंधे में जितनी गोरी चमड़ी होती है उतना ही पैसा ज्यादा मिलता है। सब नजरों का धोखा है, सिर्फ नैन नक्श और गोरी चमड़ी का धोखा है। बाकी तो सारी औरतें अंदर से एक जैसी ही होती हैं। लेकिन ये मर्द जो है ना, इसकी फितरत है कि यह गोरी चमड़ी देखने के बाद अपना सब कुछ उस पर लुटाने के लिए तैयार हो जाता है। मेरी ये कहानी गाजियाबाद के बैसिया बाजार से शुरू होती है। मेरी गोरी चमड़ी और मेरी खूबसूरती के एक रात के लिए 5 लाख रुपए तक लोग देने के लिए तैयार हो जाते थे। मेरी यह कहानी सुनकर रूह कांप जाएगी आप सबकी। मेरा नाम रूबी है। मैं अमरपुर के एक छोटे से गांव में रहने वाली लड़की थी। मेरे परिवार में माँ बाबा और हम 2 भाई बहन थे। मेरा भाई 15 साल का था। मैं 13 साल की थी। मैं बहुत खूबसूरत थी, बिल्कुल दूध की तरह सफ़ेद थी। माँ बाबा हम दोनों भाई बहन से बहुत प्यार करते थे। मेरे बाबा मजदूरी करते थे। मेरे बाबा जो भी कमाते थे उनसे हमारा घर अच्छे से चल जाता था, हमारा गुजारा हो जाता था। मेरे बाबा कहते थे, रूबी तुम इतनी चंचल हो कि तुम्हारी वजह से हमारी ज़िंदगी में रोशनी आ गई है। हम अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश थे, लेकिन एक दिन बाबा का एक्सीडेंट हो गया और बाबा हमें छोड़कर इस दुनिया से चले गए। किसी तरह से माँ ने हमें दोनों भाइयों बहनों को संभाला, लेकिन बाबा के जाने के बाद माँ भी बीमार रहने लगी थी। मेरा भाई विनोद, वह भी ज़्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन फिर भी वह घर से काम करने के लिए बाहर निकल गया। छोटी मोटी काम करके थोड़ी बहुत पैसे लाता था, जिससे हमारा घर का खर्च चलता था। हम उन्हीं पैसों से गुजारा कर लेते थे। बाबा के जाने के बाद माँ बहुत कमज़ोर हो गई थी। कुछ दिनों बाद माँ भी हमें छोड़कर चली गई। हम दोनों भाई बहन अनाथ हो गए। मेरी एक मौसी थी जो विधवा थी। उसका कोई बच्चा नहीं था। वह अपने घर में बिल्कुल अकेली थी। उन्होंने मुझे अपने पास रख लिया और मेरा भाई विनोद, उसने मुझे समझाया कि तुम मौसी के पास रहना, मैं बाहर जा रहा हूँ, मैं ढेर सारा पैसा कमाऊंगा। मेरा भाई मुझे मौसी के पास छोड़कर बाहर शहर निकल गया। बाहर में गांव के ही पहचान के कुछ लोग काम करते थे। मेरा भाई विनोद उन्हीं लोगों के पास काम करने के लिए चला गया और मैं मौसी के साथ रहने लगी। मौसी भी अकेली थी, उनके यहाँ भी कोई काम करने वाला नहीं था। मुझे नहीं पता था कि मौसी अपना गुजारा कैसे करती थी, लेकिन मौसी के पास रहते हुए मुझे इतना मालूम हो गया था कि मौसी अपना गुजारा बहुत मुश्किल से करती हैं। मेरे आने के बाद मौसी के खर्च भी बढ़ गए थे, खाना भी मुश्किल से हमें मिलता था। एक चीज़ मैंने देखा कि मेरी मौसी कभी-कभी बहुत ज़्यादा तैयार होकर घर से बाहर निकलती थी। उनके पास पैसे भी नहीं होते थे, लेकिन जब वह घर आती तो उनके पास पैसे होते थे। मैं पूछती थी, मौसी क्या आप कहीं काम करते हैं? तो वह कहती, हाँ, यही समझ लो कि छोटा मोटा काम करती हूँ और जो पैसे आते हैं उसी से हमारा गुजारा होता है। मैं तो इतनी छोटी थी कि मैं कुछ कर भी नहीं सकती थी। खैर मौसी के साथ किसी तरह हमारा गुजारा हो रहा था। इस बीच मैंने देखा कि मौसी मुझसे बहुत प्यार करने लगी थी, मेरा बहुत ख्याल रखने लगी थी। वह मुझे बहुत ही अच्छी-अच्छी चीज़ लाकर खिलाती थी। वह कहती थी, तुम खाओगी तभी तो बड़ी दिखोगी, तुम्हारा सेहत बनेगा तो तुम भी खूबसूरत लगने लगोगी। उनसे कहती, पर मौसी मुझे बड़ी देखने की क्या ज़रूरत है? मौसी कहती, बस मैं तुम्हें जो कह रही हूँ वह करो। मैं चाहती हूँ तुम अच्छे से खाओ पियो और इतनी तंदुरुस्त हो जाओ कि बड़ी लड़कियों की तरह दिखो। ऐसा ही हुआ। मासी ने मुझे बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ खिलाई पिलाई और 14 साल की उम्र में ही 16 साल की लगने लगी थी। मेरे शरीर की बनावट बड़ी लड़कियों की तरह दिखने लगे थे। मुझे देखकर कोई भी नहीं कहता था कि मैं 14 साल की लड़की हूँ। इतनी तंदुरुस्त हो गई थी कि मेरे शरीर के बनावट ऐसे दिखते थे जैसे कि 16-17 साल की लड़की हूँ। मैं खूबसूरत तो बहुत थी, लेकिन शरीर भरने के बाद मैं
और भी ज़्यादा निखर गई थी और खूबसूरत दिखने लगी थी। मुझे नहीं पता था कि मेरी मौसी ऐसा क्यों चाहती थी, मैं बड़ी लड़कियों की तरह दिखूं। धीरे-धीरे इसी तरह वक्त गुजर रहा था कि तभी एक दिन मौसी को फ़ोन पर किसी ने कुछ ऐसा बात करते हुए सुनी कि मेरे कदमों तले से ज़मीन खिसक गई। मेरी मौसी फ़ोन पर किसी को कह रही थी, पैसे लेकर कब आ रहे हो? मैं पूरे के पूरे पैसे लूँगी, ना कम लूँगी ना ज़्यादा लूँगी, पूरे 5 लाख लूँगी। लड़की तैयार है, जल्दी से पैसे लेकर आज शाम को आ जाना। मौसी की ऐसी बात करते हुए मैंने सुनी तो मुझे समझ आ चुका था कि क्या कह रही है। मौसी मेरा सौदा कर रही थी। अब मैं समझी कि मुझे इतना क्यों खिलाया-पिलाया जा रहा है, ताकि मुझे अच्छे से तैयार कर सके, बड़ी हो सकूँ मैं। वह मेरा सौदा कर रही थी। मौसी की ऐसी बातें सुनकर मैंने फैसला कर लिया कि अब जो हो जाए मुझे यहाँ से निकलना होगा। ऐसा ही हुआ, मौसी अपने कामों में बिज़ी थी। मैं चुपके से घर से निकल गई और स्टेशन की तरफ आई। मैं ट्रेन में बैठ गई। मुझे नहीं पता था कि यह कहाँ जाने वाला है। मैं चाहती थी कि यहाँ से किसी तरह भाग जाऊँ। जब एक बार घर से मेरे कदम निकले तो फिर अब मुझे खुद भी नहीं पता था कि मैं कहाँ जाऊँगी। ट्रेन चलने लगा, मुझे नहीं पता था कि यह ट्रेन कहाँ रुकेगी। थोड़ी देर के लिए मेरी आँख लग जाती है। जब मेरी आँख खुलती है तो मैं देखती हूँ ट्रेन रुकी हुई है। मैं उतर जाती हूँ। बोर्ड पर लिखा होता है गाज़ियाबाद। मुझे बहुत ज़ोरों की भूख लगी होती है। लोगों से कुछ पैसे माँग कर खाने के लिए कुछ खरीदती हूँ और खाती हूँ। मैं इधर-उधर भटकती रहती हूँ। 2-3 दिन तक मैं इधर-उधर भटकती रहती हूँ। मुझे नहीं पता था कि मैं कहाँ जाऊँ, किधर जाऊँ। एक दिन मैं स्टेशन पर सोई हुई थी कि तभी मेरे सामने एक नौजवान मर्द मेरे पास आया। वह मुझसे पूछने लगा, तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारे माँ-बाप कहाँ हैं? मैंने कहा, मेरा नाम रूबी है। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मैंने उस अंकल को अपने इस बारे में सब कुछ बता दिया। मैंने उनसे कहा कि मेरे माँ-बाप मर गए हैं। अपनी मौसी के साथ रहती थी, लेकिन मौसी मेरा सौदा कर रही थी, मुझे बेचने जा रही थी, इसलिए मैं उनके पास से भाग आई हूँ। मुझे नहीं पता था कि मैं कहाँ जाऊँ। वह कहने लगा, तुम परेशान मत हो, तुम मुझे अपना समझो, मैं तुम्हें अपने घर लेकर जाऊँगा, मैं तुम्हें रखूँगा। मैं खुश हो गई थी, ये समझ ही नहीं पाई थी जिसको मैं अपना मसीहा समझकर दर्द बयां कर रही थी, वह एक हैवान है। जिस चुंगल से मैं निकलना चाह रही थी, यह आदमी मुझे उसी दलदल में भेजने वाला है। खैर, मैं उसकी नीयत से बेखबर थी। वह अंकल मेरी सारी बातें सुनकर मेरे सर पर प्यार से अपना हाथ फेरता है। जैसे ही वह अंकल मेरे सर पर हाथ फेरता है, मेरी आँखों से आँसू छलक आते हैं और मैं उस अंकल के सीने से लग जाती हूँ। वह अंकल मुझे तसल्ली देता है और मुझे अपने साथ अपने घर ले जाता है। वह अंकल मुझे अपने घर में जाकर मुझे मुँह-हाथ धोने को कहता है। मुझे एक सुंदर सा कपड़ा लाकर देता है और कहता है, नहा धोकर तुम इसे पहन लेना। मैंने ऐसा ही किया। मैंने नहाया और यह खूबसूरत सा कपड़ा पहन लिया। इस कपड़े में मैं बेहद खूबसूरत लग रही थी। वह अंकल मेरे लिए ढेर सारी खाने-पीने की चीज़ें लेकर आता है। मैं पेट भर कर खाना खाती हूँ और आराम से सो जाती हूँ। सुबह मेरी नींद खुलती है तो मैं देखती हूँ इधर-उधर नज़र घुमाकर तो घर पूरा सन्नाटा होता है। घड़ी पर मेरी नज़र जाती है तो सुबह के 10 बज रहे होते हैं। मैं परेशान हो जाती हूँ क्योंकि वह अंकल मुझे कहीं भी नज़र नहीं आ रहे थे। मैं डर जाती हूँ, तभी मेरी नज़र दरवाजे पर पड़ती है। देखती हूँ बाहर से अंकल और उनके साथ एक औरत थी जो आ रही थी। अंकल और वह औरत दोनों घर के अंदर आते हैं। वह अंकल मुझे देखकर कहते हैं, रूबी तुम उठ गई? मैंने कहा, हाँ अंकल, मैं उठ गई। मैं आपको ढूंढ ही रही थी, आप कहाँ चले गए थे? वह कहने लगी, देखो, यह शकुनी बाई है, इसका कोई औलाद नहीं है। यह तुम्हें गोद लेगी, तुम्हारी माँ बनकर तुम्हें पालेगी, तुम्हें अपनी बेटी बनाना चाहती है। वह औरत दिखने में बहुत ही भद्दी-सी, मोटी-सी थी। उसके मुँह में पान था, मुझे उससे डर लग रहा था।
मैंने कहा, अंकल, क्या आप मुझे अपने साथ नहीं रख सकते? वह कहने लगे कि रूबी, मैं तुम्हें अपने साथ नहीं रख सकता। मेरी बीवी है, मेरे बच्चे हैं। मेरी बीवी तुम्हें अपने पास कभी भी नहीं रखेगी। रूबी, तुम उनके साथ जाओ, वह तुम्हें बहुत खुश रखेगी। इसका कोई औलाद नहीं है, तुम्हें बहुत प्यार करेगी और बहुत ही प्यार से रखेगी। नए-नए कपड़े और तुम्हें जो चाहिए वो तुम्हें मिलेगा। वह औरत कहने लगी, हाँ बेटा, मैं तुम्हें अपनी बेटी बनाकर रखूँगी। तुम मेरे साथ एक बार चलो तो सही। मैंने हाँ में सिर हिला दिया। मेरे पास और कोई दूसरा रास्ता ही नहीं था। आखिर मैं कहाँ जाती, किसके पास जाती? मुझे बहुत ज़ोर की प्यास लगी होती है। मैं अंकल से पानी के लिए कहती हूँ। अंकल कहते हैं किचन उधर है, जाओ जाकर पानी पी लो। पानी पीने के लिए जाती हूँ। मैं पानी पीकर किचन से बाहर निकलती हूँ कि तभी मेरे कानों में जो आवाज़ आती है, उसे सुनकर मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है। अंकल और वह औरत दोनों एक दूसरे के से बातें कर रहे थे। वह औरत उस अंकल से कह रही थी कि अरे वाह शंकर, तू इसकी खूबसूरती की जितनी तारीफ कर रहा था, उससे भी ज़्यादा खूबसूरत है। तूने तो मुझे इस बार बहुत खुश कर दिया। मैं तुमसे इस बार बहुत खुश हुई हूँ। मेरे पास 5,000 लड़कियाँ हैं, लेकिन इसके जैसी खूबसूरत नहीं है। तुम्हें अभी 3 लाख रुपए देती हूँ। वह औरत अपने पर्स से एक कागज़ का टुकड़ा निकालती है और उस पर साइन करके ने लगती है और उस आदमी को दे देती है। कहती है, यह लो तुम्हारे पूरे 3 लाख रुपए का चेक। मैं समझ जाती हूँ कि यह आदमी मुझ पर मेहरबान नहीं था। यह तो अपने मतलब के लिए मुझे स्टेशन से उठाकर लाया था। मैं अपनी मौसी के पास से जिसके लिए भागी थी, आखिर मैं उसी दलदल में गिर चुकी हूँ। मैं इन दोनों की बातें सुनकर भागने ही वाली थी कि बाहर गाड़ी खड़ी होती है और 2 मर्द होते हैं। वह दोनों मुझे पकड़कर गाड़ी में बिठा देते हैं। वह औरत भी गाड़ी में आकर बैठ जाती है और मुझे भीड़-भाड़ वाले इलाके में ले जाती है। यह जगह बहुत सी ही गंदी थी। लड़कियां बहुत ही अजीब-अजीब से कपड़े पहनकर दरवाजे के बाहर खड़ी होती है और मर्दों को अजीब-अजीब सी गंदी इशारे करती रहती है। मैं वह सब देखकर हैरान हो जाती हूँ। वह औरत मुझे गाड़ी से घसीटते हुए उतारती है और कहती है, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। लेकिन वह मुझे नहीं छोड़ती। मुझे घसीटते हुए एक कमरे में ले जाती है और एक लड़की को आवाज़ देती है, जिसका नाम रज्जो होता है। वह औरत कहती है, रज्जो, इस लड़की पर पूरी नज़र रखना। इस लड़की की ज़िम्मेदारी तुम्हारी है। इसके खाने-पीने हर चीज़ का ध्यान तुम रखोगी। इतना कहकर वह चली जाती है। मैं अपनी किस्मत पर फूट-फूट कर रोने लगती हूँ। वह लड़की जिसका नाम रज्जो होता है, वह कहती है, रोना बंद कर दो। रोने की कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि यहाँ एक बार जो आ जाता है, वह यहीं का होकर रह जाता है। यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। मैं उस पर गुस्सा करने लगती हूँ। वह कहती है, गुस्सा करने से कोई फ़ायदा नहीं। तुम गुस्सा करके खुद को ही नुकसान पहुँचाओगी। अगर तुम यहाँ से भागने की कोशिश करोगी तो तुम जान से मार दिया जाएगा। अगर अपनी ज़िंदगी चाहती हो तो यहाँ पर शकुनी बाई जैसा कहेगी वैसा करना होगा। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? मैंने कहा, मेरा नाम रूबी है। वह कहने लगी, तुम बहुत ही खूबसूरत हो और यह खूबसूरती ही तुम्हारी ज़िंदगी का श्राप बन जाएगा। रज्जो मुझे पूछती है कि तुम्हारी उम्र कितनी हो रही है? मैंने कहा, मेरी उम्र सिर्फ 14 साल है। वह कहती है, पर तुम तो 14 की नहीं लगती। तुम तो काफ़ी बड़ी लगती हो। तुम्हारा शरीर देखकर कोई भी कहेगा कि तुम इतनी छोटी नहीं हो। मैंने उसे कहा कि अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरी उम्र कितनी है। मैं छोटी दिखती हूँ या बड़ी दिखती हूँ, किस्मत ने मुझे जहाँ लेकर आया है, समझ जाओ मैं ज़रूर से ज़्यादा बड़ी हो गई हूँ। जिसको मैं अपना मसीहा समझती थी, वह मुझे देह व्यापार में जिस्म फ़िरोज़ी के बाज़ार में बेच दिया। रज्जो मेरे लिए खाना लाई। वह मुझे खाना खाने को कह रही थी। मैंने कहा, खाने को फेंक दिया और मुँह मोड़कर एक कोने में जाकर बैठ गई। तभी अचानक से शकुनी बाई आती है और वह कहने लगती है, यह जिस्म फ़िरोज़ी का अड्डा है।
यहाँ पर नए नए लोग आते हैं और लड़कियों के साथ कमरे में बंद हो जाते हैं और फिर वह जो कुछ भी उनके साथ करते हैं ऐसे ही अब तुम्हारे साथ भी होगा। ज़्यादा ना नुकुर करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा नाटक करने का नहीं है और ज़्यादा चीख मचाने का भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ के माहौल को अपनी ज़िंदगी में उतार लो और यहाँ के माहौल में रंग जाओ। तुम्हारी नथ उतरवाई की रस्म जल्दी ही होगी। जैसे ही कोई अच्छा सा ग्राहक तुम्हारे लिए मिलेगा तैयार रहना। तब तुम 1 दिन या 2 दिन आराम से आज़ाद रह सकती हो। खाओ पियो ऐश करो, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ। और यहाँ से भाग कर जाने की अगर ज़रा भी ज़रूरत की या हिम्मत की तो ये लोग देख रही हो ना, आस-पास में जो मुस्टंडे खड़े हैं न, वह टांग रख कर के समझ जाओ। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि यह मेरे साथ क्या हो गया। खैर मेरी नाथ उतरबाई का समय भी आने वाला था। रोज़ दिन यहाँ पर एक से एक ग्राहक आते थे और उन सभी को मुझे दिखाया जाता था, लेकिन मेरी कीमत उस औरत ने इतनी लगाई थी कि अब तक मैं जितने भी ग्राहक आए थे वह लोग उतनी कीमत नहीं दे पा रहे थे, इसलिए मुझे अभी तक किसी ने हाथ भी नहीं लगाया था। लगभग इसी तरह वक्त गुजर रहा था। इस तरफ़ा 1 हफ़्ता गुज़र गया। वह दिन भी आ गया जिस दिन मुझे कोई हाथ लगाता। एक शरीफ़ आदमी इस कोठे पर कदम रखा। रज्जो मुझे लेकर उस शरीफ़ आदमी के पास चली गई। वह मुझे देखने के बाद देखते ही साथ ही बोल पड़ा, मैं दूँगा इसकी कीमत पूरे 5 लाख रुपए। जाओ इस लड़की को ले जाओ और इसे दुल्हन की तरह सजाकर मेरे पास लाओ। उसकी ऐसी बातें सुनकर तो मेरे हाथ पैर काँपने लगे। ऐसा लग रहा था कि अब मेरी दुनिया लूटने वाली है। अब मेरा कुछ भी मेरा यहाँ नहीं रहेगा। मेरा सब कुछ उजड़ने वाला है। वह 48 साल का नौजवान हट्टा-कट्टा मर्द था। मैं अपनी किस्मत को कोस रही थी। मुझे दुल्हन की तरह सजाकर कमरे में बिठा दिया गया था। मेरे हाथ-पैर काँप रहे थे। तभी सामने वह आदमी दिखाई दिया। वह कमरे में आया और उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। मैं डर से बिस्तर पर से उठकर खड़ी हो गई। वह कहने लगा, अरे तुम उठकर खड़ी क्यों हो गई? बैठी रहो। तुम इतनी डर क्यों रही हो? मैंने कहा, साहब आप मेरे करीब मत आना। वह कहने लगा, अच्छा तो मैंने तुम्हारी इतनी कीमत अदा की है, उसका क्या? तुम्हें पता है मैंने वह रकम क्यों दी है? तुम्हारे साथ 1 रात गुजारने के लिए। मैंने कहा, साहब मेरे साथ ऐसा कुछ मत करना, मैं यह सब बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगी, मुझसे यह सब नहीं होगा। वह कहने लगा, सब कुछ हो जाएगा, तुम कोशिश तो करना। तुम तो बच्चों की तरह डर रही हो। अगर तुम्हें यह सब करना ही नहीं था तो फिर इस जगह पर आई ही क्यों हो? मैंने कहा, साहब मैं यहाँ पर अपनी मर्जी से नहीं आई हूँ, मुझे यहाँ पर ज़बरदस्ती लाया गया है। वह पूछने लगा, तुम्हें यहाँ पर किसने लाया है? मैंने कहा, साहब मैं बहुत ही छोटे से गाँव में रहती थी। मेरे माँ-बाबा के मरने के बाद मेरी मौसी ने मुझे अपने पास रखा। उन्होंने मुझे बेचने की कोशिश की तो मैं उनके पास से भागकर इस शहर में आ गई। लेकिन किस्मत की मारी मेरी किस्मत ने जिस्म फ़िरोज़ी के बाज़ार में आना लिखा हुआ था, इसलिए मैं न चाहते हुए भी जिस्म फ़िरोज़ी के बाज़ार में पहुँच गई। मेरी उम्र महज़ 14 वर्ष है। साहब मैं इस काबिल नहीं हूँ मैं इन सब को बर्दाश्त कर सकूँ। मुझ पर रहम खाओ। मैं उस आदमी के पैरों में गिर गई और गिड़गिड़ाने लगी। मुझे एक उम्मीद थी कि शायद वह मुझे छोड़ दे, लेकिन वह तो यह जानकर खुश हो गया कि मैं कम उम्र लड़की हूँ। वह कहने लगा, फिर तो तुम्हारे साथ और भी मज़ा आएगा। दिखने में तो तुम बहुत ही खूबसूरत हो, लगता नहीं कि तुम इतनी छोटी हो। वैसे भी मुझे 14-15 साल की लड़कियाँ ही बहुत पसंद आती हैं। देखो तुम ज़्यादा परेशान मत हो, बस पहली-पहली बार तुम्हें तकलीफ़ होगी, लेकिन फिर बहुत मज़ा आएगा। मैंने उनके सामने हाथ जोड़े, उसके पैर पड़े, लेकिन उसने मुझे अपने पैरों से उठाकर बेड पर लेटा दिया।
मैं चीख रही थी, मैं चिल्ला रही थी, लेकिन मेरी चीख पुकार सुनने वाला कोई नहीं था। उसने भी मुझ पर जरा भी रहम नहीं खाया। उसने पूरी रात मुझे दबोच रखा। मेरा बिस्तर खून से लथपथ हो चुका था। सुबह मेरी ऐसी हालत थी कि मैं बिस्तर से उठने की काबिल नहीं थी। वह इंसान नहीं, हैवान था। वह अपना काम किया और चलता बना। मैं इतनी कमज़ोर, इतनी लाचार हो गई कि मुझे चलने के लिए भी बैसाखियों की ज़रूरत पड़ गई। शकुनी बाई ने रज्जो को कह दिया कि इसको नहला-धुला कर 45 दिन तक आराम करने के लिए छोड़ दो। मुझे कुछ दिनों के लिए आराम करने के लिए छोड़ दिया गया, लेकिन इन 4-5 दिनों में के बाद मैं जैसे ही ठीक हुई, फिर से मुझे इस धंधे पर बिठा दिया गया। फिर से मेरे पास ग्राहक आने लगे। हर कोई मेरे साथ अपनी रात गुजारना चाहता था। अब तो मेरी आदत हो चुकी थी इन सब को सहन करने की, इन सब को बर्दाश्त करने की। धीरे-धीरे वक्त इसी तरह गुजरता गया। मैं 5 साल बीत गए। इन 5 सालों में मैं बहुत ही बर्दाश्त कर चुकी थी। कहीं न कहीं मुझे उम्मीद होती थी कि शायद कोई मुझे यहाँ से कोई निकाल कर ले जाए। इन 5 सालों में ऐसा कोई नहीं था जो मुझे यहाँ से निकाल के ले जाता। खैर, अब मैं 19 साल की हो चुकी थी। रज्जो, जो मेरी बहुत अच्छी दोस्त बन चुकी थी, मेरा नाम ही बदल चुका था। मैं पूरी तरह से बदल चुकी थी। मुझे बेली कहकर पुकारते थे। लेकिन एक बात थी, इन 5 सालों में मैंने यहाँ एक अलग ही जगह बना लिया था। सब मुझे बहुत प्यार करते थे। एक दिन रज्जो मेरे पास घुंघरू लेकर आ गई। वह कहने लगी, चलो ना बेली, नाचते हैं, ये घुंघरू पहन लो। मैं रज्जो को कहने लगी कि मुझे नाचना नहीं आता। रज्जो बहुत जिद करने लगी। वह कहने लगी, तुम मेरे साथ चलो। सही, वहाँ बहुत सारी लड़कियां हैं जो नाचती है और बहुत बड़े-बड़े लोग आते हैं और पैसे लुटाते हैं। मैंने कहा, चलो ठीक है। रज्जो की बात मानकर उस महफिल में उसके साथ चली गई। मैंने अपने पैरों में घुंघरू बांध लिया। सारी लड़कियां वहां पर नाच रही थी। रज्जो भी मेरा हाथ पकड़कर लड़कियों के बीच ले गई। वहां जाने के साथ मुझे क्या हो गया था, मुझे समझ ही नहीं आया था। सभी लड़कियां जो नाच रही थी, घुंघरू की आवाज मेरे कानों में गूंजने लगी। इस आवाज से न जाने मुझे क्या हो गया। मेरे पैर अपने आप उठने लगे, उन घुंघरूओं के साथ ताल में ताल मिलाने लगी और मैं नाचने लगी। पता नहीं मुझे क्या हो गया था। मेरे साथ जो भी बीता था वह मेरी आंखों के सामने आ गया था। इन घुंघरूओं की आवाज में मैं खो गई थी और मैं अपनी धुन में नाचने लगी थी। मेरे पैर रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वह पहली रात थी जिसमें उस आदमी ने मुझे बेहाल कर दिया था और मैं चीख रही थी, चिल्ला रही थी। मेरी आंखों के सामने वो रात घूम रही थी। मैं नाचने में इतनी धुन थी कि मेरे पैरों में बंधी घुंघरू सारे टूटकर जमीन पर बिखर चुकी थी। मुझे चक्कर आने लगे थे। मैं जमीन पर धड़ाम से गिर पड़ी। वहां पर पूरा सन्नाटा छा गया। तभी एक लड़के ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और मेरा हाथ थाम कर मुझे उठाया और कहा, तुम ठीक हो? मैंने कहा, जी साहब, मैं ठीक हूँ। रज्जो मेरा हाथ पकड़कर खींचकर मुझे ले जाने लगी। वह लड़का मुझे ही देखा जा रहा था। मुझे देखकर वह मुस्कुरा रहा था। मुझे पता था कि उसने मुझे देख लिया है। वह भी मेरी कीमत लगाएगा और मेरे साथ रात गुजारेगा। वैसे भी यहाँ हर कोई रात ही तो गुजारने आता है किसी न किसी के साथ, वरना यहाँ कोई क्यों आएगा। और ऐसा ही हुआ। वह लड़का मुझे खरीद चुका था। मैं इतनी खूबसूरत थी कि मुझे कोई एक नज़र देख ले तो वह मेरे साथ रात गुजारता ही था। वह मेरे साथ एक रात बिताने के लिए पूरे 1 लाख रुपए उसने शकुनी बाई को दिया। मैंने रज्जो से कहा कि उस लड़के को आज रात मेरे कमरे में भेज देना। वह लड़का मेरे कमरे में इंतजार कर रहा था। मैं उसके पास गई। मैंने दरवाज़ा बंद किया। मैंने अपने दुपट्टे को उतार कर बिस्तर पर रख दिया। मैंने कहा, चलो टाइम वेस्ट मत करो, जल्दी से अपना काम निपटाओ और चलता बनो। वह कहने लगा, यह कैसी बातें कर रही हो?
मैंने कहा, कैसी बातें कर रही हूँ? तुमने मेरी कीमत दी है तो क्या मेरी बकवास सुनने के लिए कीमत दी है? तुम जो करने आए हो वह करो और चलता बनो। वह कहने लगा, बहुत गुस्से से में लगती हो, हमेशा ऐसे ही रहती हो या फिर मेरे साथ ऐसा कर रही हो? मैंने कहा, वह सब तुम्हें जानने की ज़रूरत नहीं है। वह कहने लगा, जानने की ज़रूरत कैसे नहीं है? वही तो जानने के लिए आया हूँ। मैंने कहा, क्या बकवास कर रहे हो तुम? क्या जानने के लिए आए हो? ज़्यादा जाने की कोशिश मत करो। वह कहने लगा, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे पास क्यों आया हूँ? मैंने कहा, वही जो करने के लिए तुमने कीमत दी है। मेरे जिस्म को खरीद कर अब तुम पैसा वेस्ट नहीं करो। जाहिर सी बात है। वह हंसने लगा और कहने लगा, तुम आराम से बैठो। उसने दुपट्टा उठाया और मेरे सर पर डाल दिया। वह कहने लगा, मैं तो बस तुम्हारे साथ वक्त बिताने के लिए आया हूँ, कुछ करने के लिए नहीं। तुम्हारी आंखों में बहुत दर्द दिखता है। तुम्हें देखते ने के साथ मेरे दिल ने चाहा तुम्हें करीब से जानूं। मैं जोर-जोर से हंसने लगी। मैंने कहा, अच्छा तो लोग यहाँ पर दिल की बात भी सुनते हैं? वह कहने लगा, हाँ, क्यों नहीं? वह मुझसे पूछने लगा, अच्छा बताओ, तुम यहाँ पर ज़बरदस्ती आई हो या फिर अपनी मर्ज़ी से यह काम कर रही हो? मैंने कहा, यहाँ पर हर लड़की अपनी मर्ज़ी से काम नहीं कर रही है, हर किसी की मजबूरी है। कोई अपना पेट भरने के लिए यहाँ पर काम कर रहा है, कोई मजबूरी से काम कर रहा है, कोई ज़बरदस्ती काम कर रहा है और कोई खुशी से कर रहा है। सबकी अपनी-अपनी मर्ज़ी है। वह कहने लगा, मैंने सब के बारे में नहीं, तुम्हारे बारे में पूछा है। मैं जानना चाहता हूँ। अच्छा तो मेरे बारे में जानना चाहते हो? सुनो, मैं अब यहाँ अपनी मर्ज़ी से नहीं, मेरी किस्मत ने मुझे यहाँ घसीट कर लाया है। मैंने अपनी पूरी कहानी उस लड़के को बताई। वह मेरे साथ रात भर एक कमरे में ही रहा, लेकिन उसने मुझे छुआ तक नहीं था। सुबह होते ही साथ वह चला गया। मैं हैरान थी कि जब उसे कुछ करना ही नहीं था, वह मेरे पास आया ही क्यों? खैर, दिन इसी तरह गुज़र रहा था। मैं भी उसकी ऐसी हरकतों से बेचैन हो गई थी। वह लड़का आखिर मेरे बारे में जानकर कहाँ गायब हो गया था और उसने मुझे हाथ क्यों नहीं लगाया? मैं इतनी खूबसूरत थी कि कोई मेरी कीमत देकर ऐसा हो ही नहीं सकता था कि मुझे कुछ ना करे। वह अपना पूरा पैसा वसूल करके जाता था, लेकिन उसने मुझे हाथ भी नहीं लगाया। ऐसा क्यों? मैं उसके बारे में ही सोचती जा रही थी। फिर मुझे पता चला कि उसी लड़के ने आज फिर मुझे खरीदा है। मैंने सोचा, आज मैं उससे पूछ कर ही रहूँगी कि वह ऐसा क्यों कर रहा है। तभी मैं कमरे में बैठी उसका इंतज़ार कर रही थी। वह कमरे में आया और उसने दरवाज़ा बंद कर दिया और धीरे-धीरे मेरे करीब आने लगा। मैंने कहा, अच्छा तो तुम उस दिन कुछ करने का मन नहीं था, आज पूरा मन बनाकर आए हो? वह कहने लगा, हाँ, आज मन कर रहा है। धीरे-धीरे वह मेरे बहुत करीब आ चुका था। उसकी गर्म-गर्म साँसें मेरी कानों में के पास आ रही थी। वह कहने लगा, क्या तुम्हारी गोद में सर रख कर सो सकता हूँ? मैंने कहा, हाँ, क्यों नहीं सो सकते हो? तुम्हें पूछने की ज़रूरत नहीं, आखिर तुमने मेरी कीमत जो दी है। तभी उसने मेरे मुँह पर अपनी उँगली रख दी। वह कहने लगा, अब बस भी करो, तुम्हें बस कीमत दिखाई देता है, मेरी आँखों में तुम्हारे लिए कुछ दिखाई नहीं देता? मैं तुम्हारे पास क्यों आया हूँ? किस लिए आया हूँ? मैं बिल्कुल खामोश हो गई और आगे जो उसने बात कही उसे सुनकर मेरे होश उड़ चुके थे। उसने अपनी मोहब्बत का इज़हार किया। वह कहने लगा, "म मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुमसे शादी भी करना चाहता हूँ।" उसने इस तरह से मोहब्बत का इज़हार किया तो मैंने ही हाँ कर दी। कहीं न कहीं वह मेरे लिए दिल में घर कर चुका था, क्योंकि ऐसा आज तक नहीं हुआ था जब कोई मेरे पास एक कमरे में और मुझे छुए तक नहीं। ख़ैर, वह कहने लगा, अगर तुम मेरे साथ दो तो मैं तुम्हें यहाँ से निकालना चाहता हूँ। मैंने कहा कि मुझे यहाँ से निकलना बड़ा ही मुश्किल है। मैंने अगर यहाँ से बाहर कदम रखा तो वह देख रहे हो ना, 2 बड़े-बड़े मुस्टंडे हैं, वह मुझे जान से मार देंगे।
लेकिन वह कहने लगा, अगर तुम मेरा साथ दोगी तो मैं तुम्हें यहाँ से निकाल लूँगा। मैंने कहा। इतना कहकर वह मेरे पास से चला गया। 1 हफ्ता बीत गया, लेकिन उसकी कोई खबर नहीं थी। एक दिन अचानक मैं अपने कमरे में बैठी हुई थी कि चारों तरफ शोर मचने लगा। मैं बाहर निकल कर देखी तो मैंने देखा चारों तरफ पुलिस की भीड़ जमी हुई थी। मैं घबरा गई थी। पर उन पुलिस वालों के साथ मैंने उस लड़के को देखा जिसका नाम प्रेम था। उसने मुझे इशारे से बता दिया कि इन पुलिस वालों को वह लेकर आया है। वह मेरे पास आया और कहने लगा, इन पुलिस वालों को मैं लेकर आया हूँ। मैं उसका हाथ पकड़कर किनारे ले आई। मैंने कहा, प्रेम, तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम तो कर रहे थे कि मुझे यहाँ से निकाल कर ले जाओगे, लेकिन तुमने तो यहाँ का सारा मामला खराब कर दिया। पुलिस वाले सबको अरेस्ट कर लेंगे। प्रेम कहने लगा, बेली, तुम परेशान मत हो। मैंने इन पुलिस वालों को बता दिया है कि यहाँ बहुत सारी लड़कियाँ हैं जो ज़बरदस्ती इस काम को कर रही हैं। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा है तो उन सारी लड़कियों को आज़ाद करने का जिम्मा मेरा है। अगर पुलिस वाले तुमसे पूछें तो अपनी सारी हकीकत उन पुलिस वालों के सामने बता देना। मैंने कहा, ठीक है। प्रेम मेरा हाथ पकड़कर उन पुलिस वालों के सामने लेकर गया। पुलिस वाले कहने लगे, यही वह लड़की है जिसे तुम अपने साथ लेकर जाना चाहते हो? प्रेम कहने लगा, हाँ, इसका नाम बेली है। आप इससे जो पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। एक पुलिस वाले ने प्रेम को कहा कि तुम इसे इस जगह से निकाल कर कहीं दूसरी जगह बेच दोगे तो नहीं? तुम इससे शादी करोगे ना? प्रेम कहने लगा, सर, मैं ऐसा नहीं हूँ। मैं बेली से बहुत प्यार करता हूँ और मैं इससे शादी भी करना चाहता हूँ। पुलिस वालों ने जब इससे पूछा तो मैंने भी अपनी सारी कहानी पुलिस वालों के सामने बता दी। मैंने कहा कि मैं भी प्रेम से शादी करने के लिए तैयार हूँ। प्रेम ने सबके सामने मेरी मांग भर दी। रज्जो भी मेरे लिए बहुत खुश थी। वहाँ पर काफ़ी ऐसी लड़कियाँ थीं जो अपनी मर्जी से काम कर रही थी, अपनी खुशी से कर रही थी, और काफ़ी ऐसी लड़कियाँ थीं जो ज़बरदस्ती यहाँ पर कैद थीं। उन सारी लड़कियों से पूछताछ करके उनकी मर्जी पर छोड़ दिया गया। वह चाहती तो यहाँ पर रह सकती थी और जाना चाहती तो जा सकती थी, यहाँ से आज़ाद होकर जा सकती थी। खैर, प्रेमी ने मेरा हाथ थाम लिया। मैं प्रेम के साथ उस बदनाम गली से निकल आई। आज मैं पूरी तरह से आज़ाद हूँ। मैंने प्रेम के साथ अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत की। प्रेम का भी इस दुनिया में कोई नहीं था, वह अनाथ था। हम दोनों अपनी ज़िंदगी हँसी-खुशी से बिता रहे थे। एक दिन प्रेम ने कहा, बेली, मैं तुम्हें एक दोस्त से मिलवाना चाहता हूँ। मैंने कहा, ठीक है, पर बेली, मेरा नाम रूबी है। तुम मुझे रूबी कह कर पुकारो। प्रेम मुझे सीने से लगा लिया। प्रेम कहने लगा, अच्छा ठीक है, पहले मेरी बात सुनो। मैं तुम्हें किसी से मिलवाना चाहता हूँ। मेरा जिगरी दोस्त जिसे मैं तुमसे मिलवाना चाहता हूँ, वह भी अनाथ है। उसका भी इस दुनिया में कोई नहीं है, बस एक बहन थी, लेकिन उसका भी कोई पता नहीं। वह बेचारा भी किस्मत का मारा है। अपनी बहन को उसने कहाँ-कहाँ नहीं ढूंढा, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। मैंने कहा, अच्छा कोई बात नहीं, आप अपने दोस्त को घर पर बुला लो और देखना, मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि उसकी बहन जल्द से जल्द उसे मिल जाए। दूसरे दिन प्रेम जब अपने दोस्त के साथ घर आया तो मैं उस इंसान को देखकर हैरान हो गई। यह कोई और नहीं, यह तो मेरा भाई था, मेरा अपना भाई जो शहर गया हुआ था। मेरे भाई ने भी मुझे देखकर सीने से लगा लिया। हम दोनों भाई बहन फूट-फूट कर रोने लगे। उसने कहा, मैंने तुम्हें कहाँ-कहाँ नहीं ढूंढा। मैंने मौसी से कितनी लड़ाइयाँ की, लेकिन उसने तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं बताया। तुम कहाँ थी, किस हाल में थी? मैंने अपने भाई को सब कुछ बता दिया। मेरा भाई अपने आप को कोसने लगा। वह कहने लगा, मुझे तुम्हें छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। लेकिन मैंने कहा, भाई, जो हो गया उसे भूल जाओ। अब प्रेम मेरी दुनिया में है। प्रेम के साथ बहुत खुश हूँ। भाई ने मेरे सर पर हाथ फेरा और प्रेम को भी गले से लगा लिया और हमारी शादी के 1 साल बीत गए।
मेरा बहुत ही खूबसूरत सा बेटा हुआ जिसका नाम मैंने अमन रखा। मैं और प्रेम अमन के साथ बहुत खुश हैं। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले किसी नेक्स्ट स्टोरी में। तब तक के लिए नमस्कार। खुश रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए।